नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। पाठ नंबर 3 चल रहा है बच्चों। उसकी अगली वीडियो जिसमें हम राजनीतिक संस्थाएं, इससे पीछे जो संस्था थी पढ़ी थी हमने विवाह संस्था, अब इसमें पढ़ेंगे क्या हम राजनीतिक संस्थाएं। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसमें राजनीति एक ऐसा दल है जिसके बारे में आप सब देखते हैं और सुनते रहते हैं। कहते हैं राजनीतिक संस्थाओं का संबंध समाज में शक्ति के विभाजन से है। शक्ति मतलब ताकत से। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक संस्थाओं का गठन हुआ है। आप भी जानते हो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बनाने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन्हें अच्छा बनाए रखने के लिए सामाजिक संस्थाओं का गठन हुआ है। इन्हें समझने के लिए दो संकल्पनाएं महत्वपूर्ण है। इन्हें जो समझने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या है? शक्ति तथा सत्ता। आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है, सत्ता और शक्ति के बारे में आप बताइए, क्वेश्चन को समझाइए, आंसर उसमें बताने का प्रयास भी। इसी टॉपिक से आपको पता लग जाएगा कि सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है और शक्ति क्या होती है और सत्ता क्या होता है। आइए पहले शक्ति को जानते हैं। शक्ति वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे के विरोध के बावजूद, क्या कहते हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने में व्यक्ति सक्षम रहता है। मतलब ताकत व्यक्ति की उसे कहते हैं, शक्ति उसे कहते हैं व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरों के विरोध के बावजूद भी, कितना ही विरोध हो जाए, कितनी उसका लोग उसे परेशान कर लें, फिर भी वो अपना काम करा ही लेता है, उसे करने में सक्षम होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके पास शक्ति होती है वह ऐसा कर सकता है। जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास शक्ति होती है, वह अपने काम को करा लेता है। क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है। किसी समाज में निर्धारित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह होती है तो दूसरों के पास यह नहीं होती है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती, अर्थात शक्ति अलग अलग रूप में नहीं हो सकती, बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति क्या होती है? सामने वाले व्यक्ति के देखरेख पर होती है, सामने वाले व्यक्ति के आधार पर होती है। कहते हैं शक्ति अवधारणा असीमित है। शक्ति की जो अगर हम उसका पूरा वातावरण देखें या उसका चारों तरफ से उस रूप को देखें, वो क्या है? बहुत बड़ी है, असीमित है। यह परिवार में बड़े लोगों द्वारा बच्चों को घरेलू उत्तरदायित्व से जोड़ने से लेकर, आपने देखो परिवार के अंदर जो बड़े लोग होते हैं उनके पास शक्ति होती है, उनके पास उत्तरदायित्व होता है। फिर कहते हैं विद्यालय में शिक्षक द्वारा अनुशासन लागू करना, उसके पास ये शक्ति होती है अनुशासन लागू करने की। कंपनी में मुख्य प्रबंधक द्वारा अन्य प्रबंधकों को कार्य सौंपने की शक्ति होती है तथा राजनीतिक दलों में नेतृत्व द्वारा उनके अन्य नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने जाने तक फैला हुआ है। अगर कहीं राजनीतिक दलों में जो उनका अध्यक्ष होता है, उनका जो मुख्य नेता होता है, उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारी दे। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति होती है। आपने देखा होगा विद्यालय के जितने भी प्रधानाचार्य जी होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो अपने स्कूल में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, एक अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। साथ में कहते हैं राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष होते हैं, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, वो पार्टी से बाहर करने की शक्ति होती है सदस्य को, वो सदस्य को बाहर भी कर सकता है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति को उसकी सीमा तक शक्ति प्रदान होती है, जहां तक वह अपनी इच्छाओं का पालन कर सकता है। राजनीतिक गतिविधियों का संबंध शक्ति से ही है। जो राजनीतिक होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका संबंध किससे होता है? शक्तियों से ही होता है बच्चों। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु, यानी अपने कार्य को पूर्ण कराने हेतु, अपनी चीज़ों को पूर्ण कराने हेतु शक्ति को कैसे लागू करे। कहते हैं, फिर कहते हैं अपनी उस चीज़ को पूरी कराने के लिए, उद्देश्य को पूर्ति के लिए उस शक्ति को कैसे लागू करे। क्या कहते हैं? कुछ लोग दूसरे लोगों के आदेश का पालन करते हैं। फिर कहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर सत्ता के संबंधित संकल्पों के संदर्भ में दिया जा सकता है। पहले क्या था? शक्ति, अब क्या शब्द आया? सत्ता। क्या है बच्चों? सत्ता। पहले क्या था? शक्ति। देखिए दो नाम दे रहे हैं, अब कह रहे हैं इसके आधार पर किया जा सकता है। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। कहते हैं सत्ता शक्ति का वह रूप है
जो उसकी वैधता को प्रमाणित करता है, वैध मानते हैं कि ये वास्तव में है, उस चीज को प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है तथा उसे स्वीकार करने को भी मजबूर करता है। शक्ति सत्ता के साथ जुड़कर स्वयं को उचित तथा न्यायपूर्ण मानने को विवश करता है। कहते हैं जो सत्ता होती है, सत्ता क्या है? विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, पूरा जो विद्यालय है वो एक माहौल है, एक सत्ता के रूप में, कुर्सी है वो एक सत्ता है, पद जो है एक सत्ता है, ठीक है। फिर कहते हैं यह सत्तागत रूप लेता है क्योंकि वही क्या होता है? वैध को स्पष्ट करता है। सामान्य रूप से लोग उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिसके पास सत्ता होती है, क्योंकि वह उसके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। इस वैधता को सहयोग देने वाली कुछ विचारधाराएं मौजूद होती हैं। ये सारी बातें किस चीज में आती है? राजनीतिक संस्थाओं में आती हैं। अब क्या आता है अगला टॉपिक इसमें? राजनीतिक संस्थाओं में हमने शक्ति और सत्ता के बारे में पढ़ा। शक्ति कब बनती है? शक्ति का प्रयोग कब होता है? जब सत्ता हाथ में होती है। जिसकी सत्ता उसी की शक्ति। कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत आपने सुनी होगी कि व्यक्ति के पास अगर ताकत है तो उसका प्रयोग कर सकता है। कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिसके पास अगर कोई मान लो नगर निगम में का कर्मचारी है, कोई जानकार है, उनका कोई नगर निगम का काम है, तो जो नगर निगम में काम करने वाला व्यक्ति उसकी सत्ता में है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। कोई विद्यालय में किसी का जानकार है, वो विद्यालय में जाकर अपने कार्य को करा सकता है, यानी वो सत्ता शक्ति के माध्यम से पूरी हो जाती है। अब चलते हैं राज्यहीन समाज। देखिए 1960 के दशक में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए राज्यहीन समाजों के अनुभवजन्य अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यवस्था ऑर्डर बनाए रखने के लिए आधुनिक समाज क्यों जरूरी है, यानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आधुनिक समाज की आवश्यकता क्यों है। कहते हैं पूर्व समाज में नातेदारी, विवाह, संस्था, आवास आधारित गठबंधनों तथा धार्मिक समारोह में मित्र तथा विरोधियों की भागीदारी के माध्यम से विपरीत संतुलन बनाया जाता था। पहले क्या होता था? पहले के समाज में, पूर्व समाज में विवाह के माध्यम से, आवास के माध्यम से, आस पड़ोस के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्या बनते थे? संबंध बन जाते थे। अब क्या है? फिर कहते हैं आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना तो औपचारिक कार्य नीति है, किंतु साथ ही राज्यहीन समाजों की कुछ अनौपचारिक विशिष्टताएं आधुनिक राज्य में विद्यमान है। कहते हैं अब आपने देखा होगा राज्यहीन यानी जो राज्य से अलग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है। राज्य की संकल्पना क्या है? राज्य वह विद्यमान होता है, वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निर्धारित क्षेत्र में शासन करता है। राज्य क्या है? राज्य वो क्षेत्र है जिसमें एक राज्य राजनीतिक अपना कार्य करता है, अपना शासन प्रशासन के रूप में चलाता है। सरकार की सत्ता को वैध व्यवस्था के आधार पर समर्थन प्राप्त होता है। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्तियों के उपयोग की क्षमता रखती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सरकार के लिए आसान होता है। भाई उस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में, उसे अच्छी तरीके से चलाने में भी पूरी तरीके से राजनीतिक दल का प्रयोग होता है। उसकी शक्ति प्रयोग का पूरा अधिकार है। प्रक्रियावादी दृष्टि से राज्य को समाज के सभी अनुभवों के हितों का प्रतिनिधि माना जाता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण से राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभवों के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो राज्य के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो राज्य के लोग होते हैं, अच्छे बड़े लोग होते हैं, राजनीतिक दल के लोग होते हैं, उनके रूप में एक व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, प्रभावशाली बनाए रखने के लिए इसका काम किया जाता है। आपने सारी चीजें देखी। अब इसमें जो क्रियाकलाप 10 है, इसमें कहते हैं तथ्यों का पता लगाइए कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला, क्या मतदान को सर्वाधिक पदों पर निर्वाचित होने के लिए अधिकारों की प्राप्ति के बाद महिला को प्राप्त मिला, क्या महिला सशक्तिकरण इसी रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि समझा जा सकता है कि महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले। ज्ञात कीजिए कि संसद में महिलाओं के लिए 33% की मांग क्यों की जा रही है। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और 33% जो आरक्षण आप महिलाओं को संसद में है वो रूप में लागू है। वो सभी महिलाएं आज संसद में आप देखते हो पूरा अपना कार्य कर रही हैं। अब देखते हैं आधुनिक राज्य परंपरागत राज्यों से अधिक भिन्न है। आपने देखा हो बच्चों, आधुनिक जो राज्य है वो क्या है? परंपरागत राज्यों से क्या है? भिन्न है, पहले से भिन्न है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता तथा राष्ट्रवादी विचारधारा से परिभाषित होता है। प्रभुसत्ता का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? एक राज्य द्वारा भौगोलिक क्षेत्र पर अविवादित राजनीति शासन से है।
यानी किसी का कोई झगड़ा ना हो, किसी तरीके का कोई मतलब ना हो, उस भौगोलिक क्षेत्र से मानते प्रभु सत्ता, यानी पूरे क्षेत्र में उसका मालिक। आरंभ में प्रभु सत्तात्मक राज्यों में नागरिकों के राजनीतिक भागीदारी संबंधी अधिकारों का पालन नहीं होता था। ऐसे में अधिकार संघर्ष द्वारा प्राप्त किया गया। पहले ऐसा नहीं होता था, फिर धीरे धीरे ये कार्य संघर्ष के माध्यम से किए जाने लगा, उसे प्राप्त कर लिया गया। प्रभु सत्तात्मक राज्यों में राजतंत्र की शक्तियों को सीमित करने के लिए आंदोलन चलाए गए। इन संघर्षों के बाद ऐसी शक्तियों को प्रत्युच्च यानी किया गया, मतलब उस चीज से हटाया गया जो सामान्य जनता अथवा नागरिकों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। फ्रांस की क्रांति तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, अब 1789 की क्रांति जो फ्रांस की क्रांति है उसमें, या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, इस तरह दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जिसमें लंबे समय तक शासन कर रही राज सत्ता को अपदस्थ किया गया, यानी उस पद से हटाया गया। आपने देखा भारत को स्वतंत्रता जो हमने ली, भारत के अंदर जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसमें लंबे समय तक शासन, ब्रिटेन शासन चला, अंग्रेजों का शासन चला, उसे क्या गया, समाप्त किया गया, उस पद से हटाया गया। नागरिकों के अधिकारों में नागरिकता, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सम्मिलित है। नागरिकता संबंधी अधिकारों से संबंधित व्यक्ति अपने देश में कहीं भी रहने की इजाजत होती है। नागरिकता जो संबंधी अधिकार होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकारों की बात कह रखी है, इस तरीके से इसमें क्या करेगा, नागरिकता संबंधी अधिकार में क्या कहा है, उनमें रहने की इजाजत होती है। भाषण और धर्म की स्वतंत्रता होती है। कानून के समक्ष समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने तथा सार्वजनिक पदों पर के लिए खड़े होने का अधिकार सम्मिलित है। ये सारे इसी में नागरिकता अधिकार में दी जा रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं अधिकांश क्षेत्रों में सरकारें सार्वभौमिक व्यस्त मतदान प्रणाली पर आधारित हैं। पहले महिलाओं को ही नहीं, बड़ी संख्या में पुरुषों को भी मतदान से वंचित रखा जाता था। केवल महिलाओं को वंचित नहीं रखा जाता, वंचित का मतलब था उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले पुरुषों को भी माना जाता था। कहते हैं एक निश्चित मात्रा में संपत्ति का होना, सीमित होना, इतनी संपत्ति उनके पास होगी, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं इसमें मतदान के अनिवार्य योग्यता थी। पुरुषों के बाद भी महिलाओं के लंबे समय तक मताधिकार प्राप्त करने की इंतजार करना पड़ा। फिर कहते हैं सामाजिक अधिकार महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम स्तर पर आर्थिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है। यह नागरिकों के पास विशेष अधिकार के रूप में है। इन अधिकारों में स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का अधिकार सम्मिलित हैं। सामाजिक अधिकारी की व्यापकता ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत बनाया है। कहते हैं कि सामाजिक अधिकार जब मिलने लगे तो लोगों क्या करें, एक दूसरे में मजबूत करने का प्रयास किया गया। नई नई कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का अधिकार मिलने लगे। फिर कहते हैं सामाजिक अधिकारों की व्यापकता ने लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा में मजबूत बनाया। पश्चिमी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिकारों से लैस किया गया, मतलब से जोड़ा गया। विकासशील देश वो कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें अभी कार्य प्रगति पर है। लंबे समय तक इसका अभाव रहा। वैसे आजकल पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाव से सामाजिक अधिकारों के राज्य के उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर उसका विरोध किया जा रहा है। पूंजीवादी विचारधारा पैसे वाले लोगों की जो विचारधारा उनके लोगों के रूप में मानी जा रही है। राष्ट्रवाद क्या है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन था राष्ट्रवाद क्या है। इसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं बच्चों, इसमें राष्ट्रवाद को प्रतीकों एवं विश्वासों के समन्वित प्रवृत्ति की तरह परिभाषित किया गया। प्रतीकों यानी चिन्ह, मैंने बात करा कि अगर हम किसी भी देश की किसी भी की बात करते हैं तो उसके चिन्ह से पता लगता है देश कौन सा है। इसके तिरंगा हो सकता है, इसके क्या कहते हैं राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है। प्रतीकों से और विश्वासों से सम्मिलित होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रवाद स्वयं को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में पेश करता है। व्यक्ति स्वयं ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशिया या अमेरिकन कहलाने में गर्व का अनुभव करता है। वह अपने देश में बंधुत्व की भावना के स्तर पर जुड़ा होता है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। व्यक्ति हमेशा अपने सामाजिक समूह से जुड़कर अपनी पहचान निर्धारित करता है। परिवार, गोत्र, धार्मिक समुदाय, क्या कहते हैं बच्चों इसमें, परिवार, गोत्र, धार्मिक समुदाय सामाजिक पहचान के महत्व प्रदान करते हैं। इसमें फिर आगे क्या कहते हैं, आधुनिक राज्य के विकास में राष्ट्रवाद का महत्व मिलता है। समकालीन विश्व में सार्वभौमिक बाजारों के विस्तार में गहन राष्ट्रवाद का विस्तार मिलता है। फिर क्या कहते हैं बच्चों, समाजशास्त्र की रुचि औपचारिक सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति के व्यक्ति आधार पर
आधारित है। यह प्रजाति, भाषा और धार्मिक आधारित दलों, जातियों, क्या किस चीज़ पे है? प्रजातियों पर है, भाषा पर है, धर्म पर आधारित दलों पर है, जातियों व वर्ग और समुदाय के बीच में शक्ति विवरण के रूप में जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो औपचारिक तंत्र सरकार ने अनौपचारिक सरकारी तंत्र तक की जो सीमित बात कही है, जो सत्य बात कही है, वो केवल इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, यानी जो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से लेकर ग्रामीण संघर्ष तक फैलता रहा है। बच्चों, आपको जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसमें संस्थाओं के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो कि पूरी जो बात कही गई है कि वो सामाजिक संस्था है, जो राजनीतिक संस्था है, विवाह संस्था है, उनके ऊपर जो बातें कही गई हैं पूरी तरीके से इसमें आपको समझ में आ गई। आपने सत्ता और शक्ति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रवाद के बारे में इसमें पढ़ा, राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में भी क्वेश्चन आया। अब इसमें अगला क्वेश्चन आएगा धर्म के बारे में। अगली वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसके धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में है, क्या है धर्म के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो के माध्यम से हम उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।